नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी ओडिशा बालासोर में ट्रेन हादसे की, राहुल गांधी की न्यूयॉर्क में होने वाली रैली की, बात करेंगे बृजभूषण के खिलाफ कसते कानूनी शिकंजे की, मणिपुर में फेल होते अमित शाह के दावों की, साथ ही जानेंगे कैसे राजस्थान में कांग्रेस से पिछड़ती बीजेपी की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मध्य प्रदेश को लेकर आए सर्वे की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में फिर गहरा सकता है राजा मिहिर भोज विवाद, गुर्जर समाज पश्चिमी यूपी में निकाल रहा है गौरव यात्रा। देशद्रोह कानून पर लॉ कमीशन की सिफारिशों का कांग्रेस ने किया विरोध, पी चिदम्बरम और शशि थरूर ने कहा कुछ न्यायाधीश और पूर्व न्यायाधीश वास्तविक दुनिया से कट गए। बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता बने शकील अहमद खान, कांग्रेस विधायकों ने अजीत शर्मा की जगह डॉक्टर शकील अहमद खान को चुना विधायक दल का नेता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बीजेपी यूपी में 900 स्थानों पर मुस्लिमों के लिए करेगी खास कार्यक्रम, सपा बोली ध्यान भटकाने की कोशिश। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ओडिशा के बालासोर में बड़ा रेल हादसा हुआ। शुक्रवार की शाम यहां एक के बाद एक 3 ट्रेनें भिड़ गई थी, जिसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस और एसएमवीटी हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे के इतिहास में यह पिछले 28 वर्षों में सबसे बड़ा रेल हादसा माना जा रहा है। मौके पर राहत और बचाव अभियान तेजी से चल रहा है। अभी तक 288 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि घायलों का आंकड़ा 900 से ज्यादा है। हादसे का जिम्मेदार कौन है, अब तक पता नहीं चला है। शुरुआती जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिग्नल फेल होने के चलते यह हादसा हुआ है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने राज्य में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। हादसे को लेकर टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हादसे को लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों की ओर से रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई है, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह समय सवाल का नहीं, मदद पहुंचाने का है। खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मौके पर मदद पहुंचाने को कहा है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। बाद में पीएम ने अस्पताल का दौरा भी किया और हादसे में घायल लोगों से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने ओडिशा सरकार और वहां के लोगों की सेवा भावना की जमकर तारीफ की, जिन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर मदद की। पीएम ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हादसे की पूरी जांच की जाएगी। पूरा देश घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। इस हादसे से पूरा देश सदमे में है। और अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर हैं। सैन फ्रांसिस्को, वॉशिंगटन डीसी के बाद अब राहुल न्यूयॉर्क से बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधने वाले हैं। कल का दिन राहुल गांधी के लिए कई मायनों में काफी खास है। वो न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में देश और दुनिया की नजरें राहुल गांधी पर होंगी कि वो अब क्या कहते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी का आज वॉशिंगटन के कैपिटल हिल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पसंदीदा प्रिय भजन वैष्णव जनतों के साथ प्रवासी भारतीयों ने स्वागत किया। कैपिटल हिल से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में प्रवासी भारतीय आज राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन की सबसे ऐतिहासिक जगहों में शुमार कैपिटल हिल का इतिहास 2 सदियों से भी पहले का है। दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र की यादगार के तौर पर इस जगह को जाना जाता है, जहां आज राहुल गांधी का स्वागत हुआ। वहीं कल राहुल गांधी न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं। न्यूयॉर्क में राहुल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कई थिंक टैंक्स के साथ बैठक भी करेंगे और इसके बाद वो क्रिएटिव इंडस्ट्री में काम कर रहे इंडियन अमेरिकन लोगों से मुलाकात करेंगे। न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान राहुल गांधी जेविट सेंटर में प्रवासी भारतीयों की एक सभा को संबोधित करेंगे। जेविट सेंटर की सभी सीटें कार्यक्रम से काफी पहले ही बुक हो चुकी थी। इसके बावजूद हजारों लोग राहुल की एक झलक पाने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। इसलिए राहुल के कार्यक्रम को दिखाने के लिए जेविट सेंटर के बाहर बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है। खबरों की माने तो भारतीय मूल के हजारों लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी और मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं। राहुल लगातार अपनी अमेरिकी यात्रा में बीजेपी और पीएम मोदी को निशाने पर लिए हुए हैं। राहुल के इस आक्रामक अंदाज से बीजेपी खेमे में हलचल तेज है। इससे पहले कांग्रेस नेता ने वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सवालों के जवाब दिए थे।
सांसदीय जाने के सवाल पर राहुल ने कहा था कि मुझे 1947 के बाद मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा मिली है। मैंने संसद में अडानी को लेकर स्पीच दी थी जिसका मुझे तोहफा मिला और इसी वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। साथ ही उससे पहले राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी तो भगवान को भी समझा सकते हैं। राहुल के इन बयानों पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अब देखना होगा कि राहुल कल न्यूयॉर्क से क्या कहते हैं। राहुल गांधी के संबोधन से सबसे ज्यादा चिंता में बीजेपी है। चिंता तो पहलवानों के आंदोलन ने भी मोदी सरकार की बढ़ा रखी है। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर पहलवानों का विरोध जारी है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया सहित कई पहलवानों ने ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया है। अब खबर है कि 2 अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों, रेफरी समेत 4 लोगों ने ब्रिजभूषण के खिलाफ गवाही दी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि 2 पहलवानों समेत 4 लोगों ने ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ गवाही दी है। गवाही देने वालों में एक ओलंपियन, एक कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, एक इंटरनेशनल रेफरी और एक स्टेट लेवल कोच है। चारों ने कम से कम 3 महिला पहलवानों के आरोपों की पुष्टि की है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार दिल्ली पुलिस ने 4 राज्यों के 125 लोगों के बयान दर्ज किए और ये 4 उन 125 लोगों में से ही हैं। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें कम से कम 2 मामले प्रोफेशनल मदद के बदले सेक्सुअल फेवर, 15 मामले यौन उत्पीड़न के हैं। 15 में से 10 मामले गलत तरीके से छूने छेड़छाड़ के भी हैं। रिपोर्ट के अनुसार शिकायत करने वालों में से एक कोच ने बताया कि पहलवानों ने उन्हें ब्रिजभूषण के बारे में जानकारी घटना से 6 घंटे बाद दी थी। बता दें कि इंटरनेशनल पहलवानों ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में पहलवानों के आरोपों की पुष्टि करते हुए कहा उन्हें महीने भर बाद घटना के बारे में जानकारी मिली। पुलिस को गवाही देने वाले नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के रेफरी का कहना है कि टूर्नामेंट के लिए देश विदेश के दौरे के वक्त उन्हें महिला पहलवानों की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती थी। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस ने 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की थी। 1 महीने से ज्यादा का समय भी बीत चुका है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरकार हर बार जांच कमेटी का हवाला देकर गिरफ्तारी की बात टाल देती है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बयान सामने आने के बाद कब तक ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहलवानों के आंदोलन से मोदी सरकार मुश्किल में है। मुश्किल में तो मणिपुर भी नजर आ रहा है। मणिपुर में एक बार फिर हालात गंभीर होते जा रहे हैं। 3 मई को राज्य में भड़के जातीय संघर्ष की आग शांत होती नहीं दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर जाते ही बीजेपी राज्य में कई जगह सुरक्षा बलों और उपद्रवियों के बीच टकराव की खबरें सामने आई हैं। तो क्या मणिपुर को लेकर अमित शाह के दावे फेल हो गए हैं? देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर के हालात अब सरकार के नियंत्रण से भी बाहर होते नजर आ रहे हैं। अपने 4 दिन के दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कई दावे किए थे, लेकिन उन दावों की पोल बीती रात वेस्ट इंफाल के 2 गांव को कुकी समुदाय ने निशाना बनाया। इस टकराव में 15 लोग घायल हो गए। उधर विष्णुपुर जिले के पोम्बी खोक से भी टकराव की जानकारी आई है। हालांकि यहां किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं है। कुकी समुदाय के लोगों ने फाइंग और कांगचुप चिंगखोंग गांव को भी निशाना बनाया था। इस दौरान वहां तैनात पुलिस और मणिपुर राइफल्स ने जवाबी कार्रवाई की। 4 घंटे से ज्यादा समय तक टकराव चला, जिसके बाद कुकी समुदाय के लोग नजदीकी पहाड़ियों में भाग गए। घायलों को इम्फाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और राज मेडिसिटी में भर्ती कराया गया है, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अब तक राज्य में जातीय संघर्ष में 100 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में अब तक पुलिस 40 लोगों का एनकाउंटर कर चुकी है। सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने एनकाउंटर में मारे गए लोगों को मिलिटेंट बताया है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह 4 दिन के दौरे पर आए थे। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने दावा किया था कि राज्य में तेजी से हालात सामान्य हो रही है, लेकिन शाह के दावे पर 24 घंटे में ही साफ हो गया कि मणिपुर में सरकार के दावे सच नहीं है। मणिपुर के जातीय संघर्ष से मोदी सरकार परेशान है, तो इधर राजस्थान में सीएम गहलोत ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा रखी है। 4 महीने में राजस्थान में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। राज्य में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी के राजस्थान दौरे बढ़ चुके हैं, तो दूसरी ओर सीएम गहलोत भी जनता को एक के बाद एक बड़ी राहत पहुंचा रहे हैं और इसका तोड़ बीजेपी के पास नहीं दिख रहा है। कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान में गहलोत सरकार आम जनता को 5 बड़ी राहतें देने की तैयारी कर रही है। महंगाई राहत कैंप में जारी उत्साह को देखते हुए राज्य सरकार के थिंक
टैंक ने 5 ऐसी स्कीम तैयार की है। इनमें फ्री राशन, सस्ता पेट्रोल डीजल, महिलाओं को भत्ता, फ्री यात्रा और फ्री बिजली का दायरा बढ़ाना शामिल है। हाल ही में सीएम गहलोत ने 100 यूनिट फ्री बिजली का दायरा और बढ़ाकर आगे दी जाने वाली राहत की मंशा को भी जाहिर किया था। अब सामने आया है कि राजस्थान में कांग्रेस चुनाव से पहले 5 बड़ी राहत दे सकती है। 200 से 300 यूनिट तक फ्री बिजली, महिलाओं को 1500 से 2000 रुपए मासिक भत्ता, रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, अन्नपूर्णा रसोई किट, पेट्रोल डीजल 3 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता। बता दें कि राजस्थान सरकार में 200 से 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा की जा सकती है। प्रदेश में अभी तक 100 यूनिट बिजली फ्री है। इससे पहले भी कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव से पहले 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि चुनावों से पहले राजस्थान में भी कांग्रेस फ्री बिजली का दायरा बढ़ाकर लोगों को और ज्यादा राहत दे सकती है। वहीं अगर महिलाओं के मासिक भत्ता की बात करें तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने प्रति गृहिणी को प्रति माह 2000 रुपए देने के वादे को हाल ही में लागू किया था। इसके अलावा महिलाओं को रोडवेज की बसों में लगने वाले किराए में 30% तक की छूट दी थी, जो अब तक जारी थी, लेकिन 2023 में गहलोत ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया था और अब इसे फ्री कर सकती है। इसके अलावा गरीब परिवारों को अन्नपूर्णा रसोई किट बांटे जाने की योजना है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया भी चल रही है। वहीं राजस्थान में पेट्रोल की कीमतें 108 से 109 रुपए प्रति लीटर है। इनमें करीब 28 रुपए का वेट टैक्स भी शामिल है। बता दें कि कांग्रेस के लिए हाल ही कर्नाटक चुनाव में मिली जीत पूरे देश में महत्वपूर्ण बन गई है। राजस्थान में बीजेपी का हाल बेहाल है तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चाल से बीजेपी बेहाल है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक तापमान बढ़ने वाला है और सबसे ज्यादा तपिश महाकौशल में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जबलपुर से प्रियंका गांधी कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। प्रियंका की रैली के बाद पीएम मोदी भी रैली करेंगे। महाकौशल को लेकर क्या है कांग्रेस का प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का महाकौशल रीजन कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। महाकौशल के अधिकांश जिले आदिवासी बाहुल्य है और पिछले चुनाव में यहां की 38 सीटों में से 24 सीटों पर कांग्रेस को जीत भी मिली थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 13 सीट ही जीत पाई थी। कांग्रेस इस बार अपनी सीटों की संख्या 30 तक पहुंचाने की कोशिश में जुट गई है और इसी के चलते कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी एमपी में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत महाकौशल से ही कर रही हैं। 12 जून को उनकी जबलपुर में रैली होगी। जबलपुर में गौरीघाट में प्रियंका गांधी नर्मदा आरती के साथ शहीद स्मारक ग्राउंड में आम सभा को संबोधित करेंगी। इसी तरह राजनीतिक गणित को ध्यान में रखते हुए 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सबसे बड़ा कार्यक्रम जबलपुर शहर में होने जा रहा है। 21 जून को आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, लेकिन पीएम की रैली से पहले ही कांग्रेस ने बीजेपी की घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस के जाट प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर वचन पत्र तैयार किया है और 12 जून को प्रियंका गांधी इसे जारी करेंगी। पीएम की रैली जाट पर जाट ने कहा कि प्रधानमंत्री इस बार तीसरी बार आ रहे हैं। जब वो पहली बार आए तो कूनों में चीते छोड़े, दूसरी बार आए तो महाकाल लोक का उद्घाटन किया, तीसरी बार वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ उसकी पोल तो खुल चुकी है। तेज हवा में ही मूर्तियां गिर पड़ी, जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा था कि 100 साल तक मूर्तियों का कुछ नहीं होगा, वो 1 साल भी नहीं टिक पाई। कूनों में जिस तरीके से चीतों की जान जा रही है वो मोदी सरकार की रणनीति पर ही सवाल उठा रही है और वंदे भारत ट्रेन लगातार हादसे का शिकार हो रही है। इन पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकौशल के दौरे पर कुछ बोलेंगे, हमें भी इंतजार रहेगा। और बुलेटिन के आखिर में बात मध्य प्रदेश को लेकर सामने आए सर्वे की। इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया। राहुल ने कहा कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस को 150 सीटें मिलेंगी, एमपी में सरकार कांग्रेस की होगी। अब राहुल के इसी बयान पर एक ओपिनियन पोल सामने आया है, तो एमपी में कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, देखते हैं ये रिपोर्ट। इस बार का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलने वाली है। इस साल के आखिर में कभी भी चुनाव आयोग मतदान की तारीखों का ऐलान कर सकता है। आने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस अपनी छीनी हुई सत्ता की वापसी की कोशिश में जुटी है। 2018 में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते 15 महीने में ही कांग्रेस की सरकार चली गई। अब पार्टी ने 150 से ज्यादा सीटों को जीतने का टारगेट सेट किया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका जाने से पहले दावा किया था कि हम 150 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश में हमें कर्नाटक से भी ज्यादा बड़ी सफलता मिलेगी। राहुल के इसी दावे के बाद एमपी के एक लोकल टीवी चैनल का ओपिनियन पोल भी सामने आया है, जिसमें राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ 118 से 128 सीटें जीत रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस 43% वोटों के साथ 118 से 128 सीटें मिलने की संभावना है, तो वहीं सत्ता पर काबिज बीजेपी 40% वोटों के साथ 91 से 101 सीटें जीत रही है। बीएसपी को 2 से 3 सीटें और अन्य के खाते में 7 से 9 सीटें जा सकती हैं। इस पोल की माने तो इस बार राज्य में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। अगर इस पोल के मुताबिक राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे रहते हैं तो बीजेपी के हाथ से एक और राज्य की सत्ता जा सकती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही।